मैं थोड़ा सा मिट्टी चिकित्सा के बारे में बताना चाहता हूँ और इस संस्थान के बारे में बताना चाहता हूँ। ये संस्थान हमने 2019 में स्थापित किया था और 2020 में कोविड आ गया था। 2019 दिसंबर में ये संस्थान स्थापित हुआ था और 2020-21 में कोविड आ गया था। कोविड के समय भी हमने इसको ग्रीन श्रेणी के अस्पताल बतौर सभी को सेवाएं दिया। कलेक्टर ने इसको ग्रीन श्रेणी का अस्पताल बना दिया था। तो कोविड के टाइम भी हमने यहाँ पे लोगों को सेवाएं प्रदान की सर। ओपीडी चलाया। उस समय पर्सनल टच जो है वो प्रतिबंधित था, तो नेचुरोपैथी नहीं चल रहा था। बाकी हमारी ओपीडी सर्विसेज चालू थी। और अब उसके बाद जैसे ही कोविड खत्म हो गया तो लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। काफी सारे पेशेंट जो पोस्ट कोविड इंजन हो गया या स्पाइनल का प्रॉब्लम हो गया, लोगों ने घर में रह करके लैपटॉप और मोबाइल बहुत ज्यादा चलाया तो उससे सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई, तो उसको हम लोग यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं। शिरोधारा नींद के लिए बहुत लाभकारी रहा। लोगों को एंजाइटी डेवलप हो गया, नींद आना बंद हो गया, उसके लिए शिरोधारा का काफी अच्छा उनको अनुभव रहा। आज हमने निःशुल्क मिट्टी चिकित्सा रखा है। ये 3 दिवसीय शिविर है सर। मिट्टी चिकित्सा का बहुत लाभ है हमारे ऊपर। ये जो मिट्टी है साधारण मिट्टी नहीं है। इसमें 3 प्रकार की मिट्टी है, लाल मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, काली मिट्टी। और जो मिट्टी होती है बेस जो है वो हमारा छेद के नीचे से निकाली हुई मिट्टी है। उसके अलावा उसमें पंचगव्य मिला हुआ है, गाय का गोबर, घी, दूध, दही, उसके अलावा शहद और इत्र है, चंदन पाउडर है और कपूर है। तो ये जो लोग लगाएंगे उनका स्किन तो अच्छा होएगा ही होएगा। उसके अलावा उनको बहुत एनर्जी फील होगा, थकान खत्म हो जाएगी और इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेगा। जैसे आज वो लगाएंगे तो आज दिन भर तो शरीर सुगंधित रहेगा, ऐसा उनको एनर्जी रहेगी। तो इस तरीके का हम लोग इंटीग्रेटेड अप्रोच अपना करके लोगों को सेवाएं दे रहे हैं। मैं डॉक्टर संजय दीक्षित जी से आग्रह करूंगा कि बतौर आशीर्वचन हमको कुछ बोलें। मेरे को बहुत खुशी हुई आज यहाँ आके, और डॉक्टर द्विवेदी को काफ़ी सालों से मैं जान रहा हूँ। कोविड के समय में भी सर ने काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। मैं जब पहली बार आया था तो काला भी प्रोग्राम नहीं कर सके। बेसिकली अपने को ये समझने है कि जो इंटीग्रेशन ऑफ मेडिसिन की डिफरेंट ब्रांच का बहुत जरूरी है, और इसलिए आयुष विभाग भी खोला है। इवन हमारे यहाँ भी अभी जैसे फर्स्ट ईयर का 250 बैच का एडमिशन हुआ है, तो उसमें भी हम चारों आयुष, योगा, होम्योपैथी सभी पढ़ा रहे हैं, सो दैट इंटीग्रेशन हो, क्योंकि सभी विधाओं की कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ हैं। और योगा का भी काफ़ी रोल है, होम्योपैथिक का भी रोल है, नेचुरल मेडिसिन का, प्राकृतिक चिकित्सा का तो उसमें रोल है। जैसा कि डॉक्टर द्विवेदी ने बताया कि जो मड थेरेपी अभी कर रहे हैं, ये 3 दिन की शिविर जो लगा है, इसमें भी सिर्फ साधारण मिट्टी नहीं है, उसको अलग तरीके से निकाल के फिर उसमें चीज़ें मिला के उसको बना रहे हैं, तो इसका काफ़ी अच्छा रोल है। आज मैं यहाँ पे इनके सभी जो इंटरवेंशंस हैं वो सब मैंने देखे, मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। और मुझे ये कहते हुए कोई शक या कोई वो नहीं है कि केरल में जो चीज़ें अपन अवेलेबल करते थे वो आज इंदौर में अपने पास है। तो मैं चाहता हूँ डॉक्टर द्विवेदी का ताली बजा के अपन मतलब अपने को ऐसे लोग चाहिए जो, क्योंकि ये कोई जब नई चीज़ें अपन करते हैं तो एक्सेप्टेंस थोड़ा डिले होता है। तो मुझे बहुत खुशी है आज इतने सारे लोग आए और ये मैनेजमेंट किए हैं। तो आप लोग भी जब भी कहीं जाएं तो इस चीज़ की इम्पोर्टेंस बताएं, प्राकृतिक चिकित्सा, क्योंकि शुरुआत में जो प्राकृतिक चिकित्सा है वो ही पहले थी, एलोपैथी तो बाद में आई। तो मैं पुनः आपको डॉक्टर द्विवेदी धन्यवाद देता हूँ, आज आपने बुलाया। थैंक यू सर, बहुत सारा धन्यवाद आपके आशीर्वचनों के लिए। मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर एस.एस. शर्मा से, जो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ योगा के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, अपने आशीर्वचन के लिए। नमस्कार।
मैं डॉक्टर यश शर्मा सभी का स्वागत करता हूँ। डॉक्टर द्विवेदी जी, डॉक्टर दीक्षित जी, डॉक्टर चौहान सर, सभी को हृदय से नमन करता हूँ। आज मुझे पहली बार मुलाकात हुई आप लोगों से, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर द्विवेदी जी का कि मुझे इसके लिए बुलाया। मैं आपको बताना चाहूँगा, सब लोग योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद की बात करते हैं। ये तीनों विधाएं ऐसी हैं कि इनको ये सही तरीके से उपयोग किया जाए तो आपके शरीर में किसी प्रकार का रोग उत्पन्न नहीं हो सकता। आपने देखा होगा आजकल योग सिखा रहे हैं, गार्डनों में सिखा रहे हैं, इन्हें ज्ञान में ये वो कर रहे हैं। आपकी कोई भी नेचुरोपैथी में कोई भी प्रॉब्लम हुई तो सबसे पहले पानी की पट्टी बोल देते रख लें। तो ये सब चीजें कब होती है? जब उस चीज का ज्ञान हो। हम अज्ञान के क्षेत्र में काम करते हैं। डॉक्टर द्विवेदी जी ने, मैं काफी साल से इनसे जुड़ा हुआ हूँ, इन्होंने 3 साल का तो योग का कोर्स किया है, 3 इयर्स, और 3 साल में इन्होंने कोर्स के अंदर काफी अच्छा प्रोग्रेस किया और टॉप किया। इन्होंने होम्योपैथी का काम किया, नेचुरोपैथी का काम किया। नेचुरोपैथी जितनी भी ये विधान है वो सही ट्रीटमेंट कोई दे सकता है, जैसे एनाटॉमी फिजियोलॉजिकली ज्ञान हो। जब तक एनाटॉमी फिजियोलॉजिकली ज्ञान नहीं होगा, बीमारी क्या है इसका पता नहीं होगा, तब तक आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। आप देखते हैं कि नेचुरोपैथी के सेंटरों पे आप जाते हैं, सबसे पहले वो मानी की पट्टी रख देते हैं, ये आपको एनीमा लगा देते हैं। अस्थमेटिक पेशेंट ऐसे कितने मेरे पास आते हैं, साहब नेचुरोपैथी में जा रहे थे लेकिन हमको पूर्ण बेनिफिट कुछ भी नहीं मिला, बीमारी बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? उन्हें पता नहीं कि पानी की पट्टी किसको रखी जाती है। बॉडी के अंदर ऐसे अस्थमेटिक पेशेंट को जैसे हीट पैदा हो। इसलिए मैं पेपरों में भी पढ़ता रहता हूँ कि डॉक्टर द्विवेदी जी के यहाँ से जितने भी पेशेंट आते जाते हैं वो सभी लाभ में पहुंचे जाते हैं। ऐसा कोई भी पेशेंट नहीं है जिसे लाभ नहीं होता। वो क्यों होता है? तो उनको पता है कि कौन सी बीमारी में कौन सा आसन कराना चाहिए। आसन कराने से भी लाभ नहीं होते जब कॉम्बिनेशन में आसन कराते हैं। हर आसन का टाइम ड्यूरेशन होता है, कौन सी सेकंड रुकना है, कौन सी सेकंड नहीं रुकना है, और कितने आसनों का उपयोग करते हैं। ये चीज का 100% उनको ज्ञान है। इसी कारण से इनके यहाँ जो पेशेंट आते हैं वो सभी ठीक होके जाते हैं। तो मैं शॉर्ट में आपको यही कहना चाहूंगा कि यदि आपको कोई बीमारी है, आपके रिलेटिव को कोई बीमारी है, तो आप नेचुरोपैथी, योगा और आयुर्वेद तीनों को ये जोड़ देते हैं, और उससे भी ठीक नहीं होता होम्योपैथिक के तो ये मास्टर है, लेकिन वहां तक नहीं जा पाते। आपको ये 3 विधाओं के कारण ही इनका उपयोग आपने सही कर लिया तो मैं आपको बताता हूँ 100% आपके शरीर में कोई रोग नहीं होगा, और है तो गायब हो जाएगा। यदि आप नेचुरोपैथी का उपयोग करते हैं और आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, इंडाइजेशन हो रहा है, गैस ट्रबल हो रहा है, तो सबसे पहले वो पानी की वो एनीमा लगाते हैं, उसके बाद मिट्टी की पट्टी या पानी की पट्टी का उपयोग करते हैं। उससे क्या होता है? हमारी आंखें बिल्कुल रिलैक्स हो जाती हैं। आंखों में जो मल जमा होता है वो एनीमा के द्वारा बाहर निकल जाता है। उसके बाद फिर आप पानी की पट्टी रखते हैं और उसके बाद आप योग का अभ्यास करते हैं, तो आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होता है। आपके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग नहीं रहता। मैं भी करीब 30-36 साल से योग में हूँ। आप देखिए ऐसा कोई बीमारी नहीं है जो योग से ठीक नहीं होती है, लेकिन ठीक कब होती है? जब आप उसको पता हो कि आपको बीमारी क्या है। जब तक हम कोई भी उल्टी सीधी चीज करा देते हैं। एक मेरे मित्र थे, उनको हार्ट के पेशेंट थे, हार्ट के पेशेंट को उसने कहते हैं कपालभाति का अभ्यास करा कंटिन्यूशन। जब भी आपको कपाल से पता नहीं है कि जब भी आप कपालभाति करते हैं तो बॉडी के अंदर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले तो आपकी हार्ट बीट बढ़ती है, और हार्ट बीट बढ़ने के लिए आप हार्ट के पेशेंट को आपकी आर्टरीज ब्लॉक होती है, और जैसे ही जल्दी जल्दी पंपिंग करता है तो आपका हार्ट फेल हो जाता है। तो ऐसे ही इंदौर शहर में एक व्यक्ति का हार्ट फेल हुआ इसके कपालभाति के अभ्यास से, क्योंकि उन्हें कह दिया किसी ने कि जितनी कर सकते हो उतनी कपालभाति करो। तो वो बता रहे थे कि मैं 1.5 घंटे कपालभाति करता हूँ। मैंने उनको मना किया अब मत करिए, तब उन्होंने बंद किया, और उसके
15 दिन के बाद उनकी डेथ हुई। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब है, जब तक आप किसी चीज को प्रॉपरली नहीं करोगे, साइंटिफिक तरीके से नहीं करोगे, तब तक आपको लाभ नहीं होगा। लाभ तभी होता है जब उसकी पूर्ण जानकारी हो आपको, तभी आपको लाभ प्राप्त होगा, अन्यथा आपको कोई लाभ नहीं होगा। डॉक्टर द्विवेदी जी को हर चीज का ज्ञान है, इसलिए आप यहाँ पे आइए और निश्चित रूप से आप ठीक होके जाएंगे। इसी के मैंने बोलने के लिए तो बहुत सारा बोलना है मुझे, लेकिन शॉर्ट में थोड़ा समय नहीं है डॉक्टर साहब की बात हुई, तो इसलिए आज के लिए ये नेचुरोपैथी का मुझे लगता है कि जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि नेचुरल जो है मिट्टी, पानी, धूप, हवा, मुझे लगता है कि इसी में सभी रोगों के इलाज है। अगर आपने मिट्टी, पानी, धूप और हवा अगर ठीक से ले लिया तो कोई बीमारी नहीं होगी, और इलाज भी यही है। छोटे बच्चे को जब पीलिया हो जाता है तो डॉक्टर भी बोलता है कि इसको धूप में सुलाओ, तो ये नेचुरल है। तो सूर्य की जो किरणें आती है सुबह की, इसमें विटामिन सी के माध्यम से वो पीलिया खत्म हो जाता है। पुराने लोगों को हमने देखा होगा कि वो भी धूप लेते थे तो पूरा दिन भर ताजगी होती है, ज़्यादा समय नहीं, आधा घंटा 15 मिनट जिसमें जो जितना ले सकता है, तो उससे शरीर में ताजगी बनी रहती थी। जो शरीर के अंदर हमारे जो करोड़ों सेल्स से है वो चार्ज होते हैं, वो चार्ज सूरज किरण से होते हैं। और ये जो समय है, मैं सबसे भी बात कर रहा था, ये हेल्थी टाइम है। हेल्थी टाइम मतलब सबसे अच्छा मौसम नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट लेने का वो है ठंड का समय। जितना अगर आपने 2 महीने 3 महीने ट्रीटमेंट ले लिया तो साल भर आपकी एनर्जी बरकरार रहेगी, बनी रहेगी। जिससे बैटरी को चार्ज करते हैं, वैसे हमारे शरीर को चार्ज करने के लिए ये समय अच्छा है नेचुरोपैथी के लिए। और अभी सर ने हमको आते आते जैसे एंट्री हुई वैसे ही नेचुरोपैथी का दर्शन शुरू हो गया। हमने देखा मिट्टी, लोग हाथ लग जाते तो हाथ गंदा हो गया, मिट्टी का मतलब ये सोच है। मिट्टी लगने से आपका शरीर शुद्ध होता है। हमने देखा होगा कि जो पुराने जो पहलवान हुआ करते थे अखाड़ों में, वो पूरे शरीर के ऊपर मिट्टी लगाते थे, वो मिट्टी से मालिश करते थे, फिर धूप में जाते थे। अभी हमने से कुछ लोग गोवा गए होंगे, मैं तो भी गया नहीं, पर देखा होगा वहाँ लोग जाते हैं समुद्र किनारे लेटे रहते हैं। वो क्या धूप क्या बोल लेते हैं, सीधा सा धूप लेते हैं मिला करके। यहाँ ये बोर्ड भी लगा हुआ है कि हमारा सीधा सूर्य स्नान। सूर्य स्नान का मतलब यही होता है हल्की धूप ले। वहाँ मिट्टी लगी थी नीचे सड़क के साथ में, तो मुझे लग रहा था कि आज मैं भी अछूता रह गया हूँ, फिर भी हाथ तो लगा ही लिया। फिर और आगे बढ़े तो और देखा मिट्टी के बाद में कटी स्नान है, भाप स्नान है, और एक कौन सा स्नान बताया मैंने पहली बार सुना। इससे पूरा ट्रीटमेंट माइग्रेन का, सिर दर्द का वो पूरा इलाज ही हो रहा है। तो पानी से भी इलाज हो रहा है। सूर्य से स्नान हो गया, पानी से स्नान हो गया। पानी से स्नान ये नहीं केवल साबुन लगा लिया नहा निकल गए, वो स्नान नहीं। ये स्नान जैसे मैंने पहली बार देखा अभी, जो सिर के ऊपर पानी एकदम अभिषेक करते हैं, शिव जी को अभिषेक करते से बूंद बूंद चल रहा है। तो ये एक नई जनरेशन के लिए एक बड़ा अच्छा विषय है, उसको सीखने वाला है कि यहाँ कम से कम ट्रीटमेंट न ले, बट इसके बारे में जाने तो सही। ट्रीटमेंट ले तो मुझे लगता है कि आपका स्वस्थ काया। सर अभी बता रहे थे, कुछ हम लोग जब पास में बैठे थे तो इन्होंने बात में मतलब कि केवल बोल के नहीं, इन्होंने करके दिखाया। साथ में सीधा फलाहार लोग फल खाने में ऐसा कतराते हैं। सीजन में जो फल आते हैं, अगर वो फल आपने खा लिए तो मुझे लगता है नहीं कि आपको कोई बीमारी आएगी। जितना फल खाएंगे, नेचुरल प्रकृति ने दिया है, प्रकृति को सेवन करना मतलब अपने प्रकृति के अनुरूप चलना। फिर अंकुरित भी मूंग है, उसमें अलग अलग चीजें चना है, मूंग का जो टेस्ट है बड़ा, तो पेट इससे साफ होगा। आपने देखा होगा गाय को आपने देखा होगा बीमार होती क्या, या कुत्ता देखो, डॉगी जो होता है घर में, वो बीमार हो जाता है तो खाना छोड़ देता है, वो खाना छोड़ता और घास खाता है। गाय का वैसे ही है, गाय बीमार होती है तो घास खाना बंद कर देती है, उपवास। तो अभी जैसे हम फलाहार जो ले रहे हैं, तो फल का आहार लेना मतलब कि हमारा पेट साफ होना। और सभी जो जितनी बीमारी दुनिया की करोड़ों बीमारी है, वो केवल एक जगह से स्टार्ट होती है, वो केवल पेट। सर मैं गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही।
पेट अगर आपका साफ है तो दुनिया की कोई बीमारी आएगी नहीं शरीर में। पेट से ही सारे रोग उत्पन्न होते हैं, सर्दी, खांसी, बुखार, ब्लड प्रेशर है, माइग्रेन, इतना जितनी प्रकार की बीमारी गिना सकते हैं कि मैं डॉक्टर साहब बात करेंगे तो बताएंगे कितनी बीमारियां वो पेट से शुरू होती है। आपका पेट साफ है तो बीमारी नहीं है। तो वही बताते हैं कुत्ता और गाय का जब खाना वो बंद कर देते पेट साफ हो जाता फिर खाना शुरू कर देते। कोई दवाई देता क्या नहीं देता है, कुत्ता कोई दवाई लेता क्या नहीं देता है। तो यही चीजें हैं कि जो अब चिड़िया का देखते हैं हम लोग, तो चिड़िया का वैसे ही है, जितना वो कच्चा अनाज खाती है वो पूरा वो साफ हो जाता है। मतलब आपको कभी प्रेशर लगाने की, जोड़ लगाने की, दवाई लेने की, चाय पीने की या गर्म पानी पीने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपना पेट साफ हो जाएगा नेचुरल चीजों लेने से। तो ये मुझे लगता है कि जितना प्रकृति के करीब जाएंगे उतना ही हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। दूसरा मैं बता रहा था कि भोजन हम करते हैं तो भोजन में जितना भी पका हुआ खाते हैं तो पका हुआ खाना मतलब प्रकृति की विरुद्ध है ये, पर क्योंकि मनुष्य है और फिर प्रकृति के अनुरूप भी चलना है थोड़ा सा, तो स्वाद टेस्ट सर बताया कि बड़ा एक क्या बोलते हैं विस्फोट कर दिया कि पानी पूरी खाने से बीमारी होती है। तो ये साथ में तो मुझे लगा कि तो इतना सही है वो क्या है, वो तला गला इतना तेल में उबला हुआ है और फिर इतना धूल आ रही है, पानी पूरी में जा रही है, खा रहे हैं। तो मैं वही बता रहा था कि जितना हम पका हुआ कम खाएंगे उतना स्वस्थ रहेंगे, जितना नेचुरल खाएंगे जैसे सीजन के फल हो गए, अंकुरित हो गया है, या फिर अगर खाना ही है पका हुआ तो आप जितने भी अनाज है उस सबको मिक्स करके उनकी मोटी रोटी बनाइए। वो थोड़ा सा आटा मोटा रहेगा तो पेट में चिपकेगा नहीं, हाथों में वो चिपकेगा नहीं तो बीमारी नहीं होगी, गैस नहीं बनेगी, वो तुरंत पच जाएगा। तो वैसा भी हम लोग कर सकते हैं। फिर सब्जियां भी जितनी तरह की सब्जियां बहुत उबाल के खाते हैं, पर आजकल तो सब उसमें क्या बोलते हैं यूरिया है तो दवाइयां हैं कितना, जैसे भिंडी है तो भिंडी सीधा हम जहर खा रहे हैं, उसके बिना भिंडी दवाई छिड़के चलेगी नहीं वो, तो सीधा जहर है वो। और दूसरा गोभी में कितनी दवाइयां अगर नहीं डालेंगे तो कीड़े होंगे उसमें। तो ये चीजें तो मुझे लगता है कि अवॉइड करना चाहिए, कम खाएं। और अगर खाना भी तो नेचुरल जगह से कहीं जान पहचान का है और भाई दवाई तो कम है, क्योंकि अब तो सभी में दवाइयाँ आ रही है, तो सीधा जब हम जहर ही खा रहे हैं पूरे मिला करके। इसलिए प्रकृति जैसा चलाती वैसा चलना चाहिए। तो सर मुझे लगता है कि बहुत पुण्य का काम यहाँ पर कर रहे हैं, निःशुल्क सलाह दे करके ये नेचुरोपैथी सेंटर चला करके। मुझे लगता है कि हम अपने घर में भी एक नेचुरोपैथी सेंटर डेवलप कर सकते हैं। हेल्थी से किचन में देखेंगे तो बहुत सारी चीजें सर बताएंगे, अदरक के लोग है, इतनी सारी चीजें हैं, हल्दी है, तो वो उसमें आ जाएगा। कुछ होता है अभी नेचुरोपैथी का मैं सर से ही बात कर रहा था कि किसी को मान लो बुखार आ रहा है तो हम तुरंत दौड़ करके जाते हैं और दवाई लेके आते हैं, मतलब बुखार है उसको दबा देते हैं। दवा नहीं, बुखार आ रहा है इसका मतलब कि घबराने की जरूरत नहीं है, ढोल बजाना चाहिए, नाचना चाहिए, खुद नहीं बुखार आ गया, किस्मत वालों को बुखार आता है। तो वो क्या कहता है अंदर जितना टॉक्सिन या चीजें जो जमी होती है वो बुखार के माध्यम से बाहर हो जाती है। और सर्दी खांसी होना भी एक अच्छी बात है, क्योंकि अंदर जितना भी वो जमा होता है वो सर्दी खांसी से बाहर हो जाता है, तो दवाई लेकर हम दवा देते हैं। तो इसको नेचुरल तरीका सीधा ये है कि आप सुबह गरारे कर लिए या जल लेती या जो भी सर बताते वैसा हम कर लें। तो सर्दी खांसी या ऊषा पान करके हल्का सा गर्म पानी करें, ज्यादा पी लें और उसको उल्टी कर दें तो सर्दी खांसी दूर हो जाएगी। क्या खांसी इसलिए चलती के अंदर कुछ जमा है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें में मुझे लगता है कि मैं सर के सामने में कुछ सीखने का प्रयास करूंगा। तो ये कुछ चीजें वाला सीधा रहता है कि सुबह आपने अगर 12 जीवन में अगर स्वस्थ रहना है तो आप पानी पीजिए, बस उससे बहुत सारी बीमारियां 70% बीमारियां साफ हो जाएगी। हमारे शरीर में भी 75% कितना सर पानी 75% पानी है, पर हम पानी नहीं पीते हैं। पानी नहीं पीने से पेट दर्द हो रहा, पच नहीं रहा है, पच हो रहा है, गैस बन रही है, थकान हो रही है, फिर कभी बीपी शुगर इतनी सारी बीमारियां। तो सुबह अगर आपने 1 लीटर पानी पी लिया हल्का सा गुनगुना करके, ये तो नॉर्मल में पी सकते हैं, तो आपके 12 लीटर पानी की वो पूर्ति कर देगा। पूरे दिन आप पानी मत पीजिए, कोई जरूरत ही नहीं पानी पीने की, वो पूर्ति। पर कम से कम अगर मनुष्य जीवन में है दिन भर में 6 लीटर पानी तो पीना ही चाहिए। अब पानी कैसे पीना, पीता भी एक साथ पी लिया, एक गिलास लिया, घुट करके पिए, थोड़ा आधे घंटे बाद पी लिया, तो पानी लगातार पीते रहे तो कम से कम 6 लीटर पानी तो पी सकते हैं। तो आपका कभी चेहरे के ऊपर या ऐसा लगेगा कि थकान सी, पानी कम पीने से अलग ही पता चल जाता है।
बीमारियाँ उत्पन्न होती है, कुछ पेशाब वगैरह जलन होती है, बहुत सारी चीज़ें आती है। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि नेचुरोपैथी से जुड़ करके नेचुरल वातावरण में रह करके अपने जीवन को लंबा हम चला सकते हैं, दीर्घायु को प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर के पास ज़्यादा सलाह लेने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर अगर है तो खुद ही तो डॉक्टर है। अगर बच्चा बीमार होता है माँ तुरंत इलाज करती है। पुराने लोग देखते ही हैं, अगर बच्चे को कुछ हुआ है, सर्दी का तुरंत भाप देना, ऐसा यही तो नेचुरोपैथी में यही लिखा है, भाप देना, सर्दी खांसी दूर हो जाएगी। अभी कोविड में हमने देखा होगा, सब लोगों ने, मुझे लगता है कि 99% लोगों ने नेचुरोपैथी का उपयोग करा। भाप लेना मतलब नेचुरोपैथी का एक धूप लेना, ये भी तो नेचुरो। कुल मिलाकर के लोग शहर छोड़कर गांव में या गार्डनों में या क्या बोलते हैं फार्म हाउस पे जाकर के रहे, एक तरफ अपने आप को क्वारंटाइन करा, ये भी नेचुरोपैथी का एक पार्ट है। अगर बीमार व्यक्ति के आप संपर्क में बीमार होंगे, इसलिए अपने आप को पूरे समय क्वारंटाइन तो करके ही चलना चाहिए। ये जीवन का एक मूल मंत्र अपना लेना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी मौका मिला तो भविष्य में आने का तो फिर और बात करेंगे। और मुझे लगता है कि सर मुझे ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, फिर भी मैंने बोल दिया। मैं तो आप लोगों को सुनने के लिए आया हूँ, तो आज मुझे बुलाया, इसलिए मैं आप सब लोग का आभारी हूँ। और नेचुरोपैथी सेंटर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारी श्रीमती जी का भी अभी हम लोग तो सफ़र करके आया था, लगभग मुझे लगता है कि 8 घंटे की जरूरत नहीं हो गई थी। तो हमारा मन तो नहीं था, पर मेरे मन में बार बार लग रहा था कि नहीं जाना है नेचुरोपैथी में तो जाना है। मेरे हिसाब से चल के वो कविता का दौरा लेता प्रदेश भर में, तो ये भी अभी नेचुरोपैथी के करीब आने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सफ़र में जाना आना थोड़ा सा तो अच्छा लगा हम लोगों को। और मुझे तो बहुत खुशी है कि आप लोगों को सामने जैसे साथ में लेने का कुछ समय मिला है, और समय का उपयोग, जो समय मिला उसका उपयोग कर लिया, वो जीवन में आगे काम आता है। तो मेरे को जो ये समय का मेरा उपयोग हुआ है समय का, ये मेरे जीवन में आगे काम में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू पूंजालाल जी, आपको इतनी अच्छी जानकारी है नेचुरोपैथी की कि हमको जानकर के बहुत अच्छा लगा। मैं मैडम सोनम नरमा जी से निवेदन करता हूं कि वो भी अपने विचार रखेंगी। आप मध्य प्रदेश बाल संरक्षण अधिकार आयोग की सदस्य हैं। आप सोचिए कि मैं कई बार बोलता हूँ, 2 बातें मैं बहुत प्रमुखता से बोलते रहता हूँ कि अगर घर की महिला बीमार नहीं होगी तो घर पूरा स्वस्थ रहेगा। जिस दिन घर की महिला बीमार हो गई पूरा घर बीमार हो जाता है। वैसे ही हमारे बच्चे हैं, अगर बच्चे बीमार नहीं होंगे तो हमारे देश के राष्ट्र के उत्थान में, उसके प्रोग्रेस में वो बहुत अपनी भूमिका निभा सकेंगे। जो बच्चा शुरू से ही बीमार रहेगा वो कम स्कूल जाएगा, कम पढ़ाई करेगा, कम ज्ञान अर्जित करेगा। ऐसे ही उसको जवानी में भी बीमारी रहेगी तो ऑफिस कम जाएगा, वर्क प्लेस में कम जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसका वर्क हैम्पर होता है और उससे कहीं कहीं उसको नुकसान होता है, परिवार को नुकसान होता है, समाज को नुकसान होता है और राष्ट्र को भी नुकसान होता है। तो ऐसे आयोग की सदस्य, मध्य प्रदेश बाल संरक्षण अधिकार की आयोग की अध्यक्ष आज सदस्य हमारे बीच में है। मैं मैडम से आग्रह करता हूं कि कुछ इसके बारे में भी बताइए और अपने आशीर्वचन स्वरूप भी हमें सुनाइए। सभी को नमस्कार। नीलामा जी ने कह दिया कि आज आने का थोड़ा मन नहीं था, तो सच है कि आज आने का मन नहीं था, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करके 7-8 घंटे का सफर करके हम लोग इंदौर पहुंचे और थोड़ी सी थकान भी हो गई थी, तो मन थोड़ा नहीं हो रहा था कि जाना है या नहीं जाना। और आयोग के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ प्रोग्राम डिसाइडेड होते हैं कि आप किस प्रोग्राम में जा सकते हैं या किन में नहीं जा सकते हैं, उसकी रिपोर्टिंग ऊपर होती है। तो थोड़ा सा वो भी मन में रहता है कि जाएं या ना जाएं। पर यहाँ आके मतलब मेरे काम की एक बहुत अच्छी चीज़ हो गई। हमारे इसमें बच्चों के पोषण आहार से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी जो समस्याएं होती हैं, तो स्वास्थ्य से संबंधित तो सर मुझे मिल गए हैं, तो मैंने उनसे चर्चा भी की है कि हम आयोग की तरफ से एक स्वास्थ्य विभाग की जो बैठक बुलाएंगे तो हम आपको जरूर आमंत्रित करेंगे। तो इस प्रकार से कुछ चीज़ें रहती हैं। यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। प्राकृतिक चिकित्सा हमेशा ये कहते रहते थे, पर मैं इतना माइंड नहीं करती थी उन चीज़ों को, लेकिन आज यहाँ आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे भी यहाँ ट्रीटमेंट की आवश्यकता है।
तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बनी। इसके साथ धन्यवाद। आपको बताना चाहूँगा कि नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट जो है ये चिकित्सा केवल बीमार लोगों के लिए नहीं है। हम बीमार पड़े ही नहीं उसके लिए आप नेचुरोपैथी को अपना सकते हैं। स्वस्थ रहने के लिए आप नेचुरोपैथी अपना सकते हैं। यदि मैं पुराने समय की बात करूँ तो जो राजा लोग होते थे उनके यहाँ डेली मसाज के लिए लोग आते थे। पहले मसाज कराते थे पैर का, फिर धूप में बैठते थे, फिर कई तरीके से स्नान होता था। तो ये उस तरीके से है। अगर आपके पास समय है और अगर आप अपने स्वास्थ्य को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए प्राकृतिक चिकित्सा अपनाया जा सकता है। आप लोग जो सामने बैठे हैं कुछ मिट्टी चिकित्सा के बारे में अपने अनुभव साझा करेंगे? यस प्लीज। आपने पहली बार लिया? जी पहली बार लिया सर। मैं योगा स्टूडेंट हूँ, योगा थेरेपी। जी मुझे बहुत अच्छा लगा। 2 दिन का मतलब जो मेरा अनुभव है वो बहुत अच्छा है और मैं चाहती हूँ कि इसको मैं आगे कंटिन्यू रखूँ और अपने साथ जो भी जुड़े हैं उनको मैं प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में बताऊँ कि इससे जुड़ना कितना ज़रूरी है। आज की जो जीवन शैली है उसमें चारों तरफ बीमारियाँ हमें घेरती हैं, तो अगर हम प्रकृति से जुड़े रहते हैं तो हम सब चीज़ों से बचे रहेंगे। तो सर मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मैं आपके यहाँ की और भी जो सुविधाएं शिरोधारा वगैरह वो लेना चाहूँगी। सेंटर स्टार्ट कर दिया, लगभग साल भर बीत गया होगा, मैंने शिरोधारा नहीं लिया था। तो मैं लोगों को बताता रहता था कि इससे ये लाभ होता है, इससे ये लाभ होता है। फिर एक दिन बहुत थकान लग रही थी तो मैं सोचा मैं शिरोधारा लेता हूँ, टाइम था थोड़ा सा मेरे पास। मैंने शिरोधारा लिया, मुझे ऐसा अनुभव जीवन में कभी आया ही नहीं। माथा पर जो चीज पड़ रही थी उसका सेंसेशन मुझे टो पे हो रहा था, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेंसेशन मैंने जीवन में कभी नहीं फील किया था। तो शिरोधारा लेने के बाद इतना एनर्जेटिक हो गया, तुरंत थकान खत्म हो गई। हमारे पास बच्चे आते हैं, यंग लड़कियां आती हैं, लड़के आते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, उसके दाग हो जाते हैं, बाल झड़ने लगते हैं। हम लोग उनको थोड़े समय पे फेस लेप देते हैं और शिरोधारा कराते हैं। कई सारे बच्चों के तो बाल वापस आ गए, जो बाल लड़के 25 साल 24 साल के आते हैं, लड़कियां आती हैं 18 साल 22 साल की, उनके पिंपल्स के कारण परेशान हो जाती हैं, चेहरे पे पिंपल, बैक पे, शोल्डर पे। तो वो लोग दवाई खा के ही आते हैं। दवाई खाने के बाद महंगी क्रीम एक लेडी ने लेकर के आई, झोले में भर करके, बोले मैंने अभी तक 50,000 की क्रीम लगा ली है। स्किन के लिए दिखाया वो सबका थोड़ा थोड़ा बचा हुआ ऐसा झोले में भर करके ले आई थी। बोले देखिए मैंने अभी तक इतना क्रीम लगा लिया लेकिन मेरा स्किन नहीं ठीक हुआ। और वो थोड़े दिन नेचुरोपैथी अपनाई, स्किन के दाग भी अपने आप ठीक हो गए। आजकल हम लोग क्या है कि हर थोड़े दिन में शैम्पू बदल देते हैं, हर थोड़े दिन में साबुन बदल देते हैं, उससे परेशानी और ज्यादा है। बच्चे ट्रीटमेंट वो देखते हैं टीवी, अगले दिन नया शैम्पू आ जाता है। 2 दिन पहले शैम्पू आया है वो एक ही बार लगाया होगा, 2 ही बार लगाया होगा। मतलब आप किसी भी घर में जाइए, बाथरूम में जाइए, देखिए तो वहाँ 4-6 प्रकार के शैम्पू होंगे, सबके अलग अलग प्रकार के शैम्पू रहेंगे। तो जितना आप केमिकल के करीब जाएंगे उतना बीमार होंगे, जितना आप प्राकृतिक के करीब रहेंगे उतना स्वस्थ रहेंगे। छोटे छोटे बच्चों के दांत खराब हो जाते हैं क्योंकि हम दातुन नहीं करते आजकल। नीम के दातुन हम लोगों ने बचपन में किया हुआ है। मेरे पिताजी बोलते थे कि अगर बच्चों को मिट्टी में खेलने दिया जाए तो उनका इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगा। आज हमारे पास पेरेंट्स बच्चों को लेकर के आते हैं, बोलते ऐसी कोई दवाई दे दीजिए जिससे इसका इम्यूनिटी बढ़ जाए। अरे इम्यूनिटी कोई कैप्सूल, इंजेक्शन या दवाई में थोड़ी आएगा। इम्यूनिटी तो इनबॉर्न है, हमारे शरीर में इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी, वो बढ़ेगी तो आप बीमार नहीं होंगे। क्योंकि शहर को प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान की बहुत आवश्यकता महसूस हो रही थी। काफी सालों से मैं इंदौर में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि जब पेशेंट बड़े बड़े अस्पतालों में भर्ती होने के बाद भी बड़ी बड़ी फीस और चार्जेस देने के बाद भी ठीक नहीं होते हैं, तब हमारी ओर, आयुष की ओर बहुत आशा भरी नजरों से हमारे पास आते हैं और हम उनके दुख दर्द को कम करने का प्रयास करते हैं। हमने ये संस्थान उसी के अनुरूप 2019 में स्थापित किया था और 2020 में कोविड आ जाने के कारण टच थेरापियां बंद हो गई थी, तो थोड़े समय के लिए हमने इसको बंद रखा। लेकिन कलेक्टर मनीष सिंह जी ने इसको ग्रीन श्रेणी का अस्पताल घोषित कर दिया 15 अप्रैल 2020 को। तो हम लोगों ने पूरे कोविड टाइम में भी यहाँ पे जो हेल्दी पेशेंट होते थे उनको देखा और उसका पूरा डिटेल भी कलेक्टर को डेली अपडेट करते थे।
उसके बाद 2021 में 6 जून को जब पिटियाहाना ब्रिज का उद्घाटन करने माननीय मुख्यमंत्री जी आए तो उन्होंने इसका औपचारिक उद्घाटन भी किया। तो पुनः ये 2021 से चालू हो गया और अब काफ़ी अच्छा रिस्पांस है, लोगों को समझ में भी आ रहा है। लोगों को कोविड के बाद जो स्ट्रेस रहा, कई लोगों को GERD, हाइटस हर्निया, एसिडिटी की परेशानी हो गई, स्लीप की परेशानी हो गई, उनके लिए हमने काफ़ी कार्य किया यहाँ पर। एक्चुअली पेट के लिए, स्पाइन के लिए, मोटापा के लिए ये संस्थान बहुत अच्छा है। बिना दवाई के हम मोटापा को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलोलाइटिस, स्पाइनल के केसेस में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और सबसे खुशी की बात ये है कि पूरे देश से हमारे पास पेशेंट आते हैं। हाँ, नंबर ऑफ पेशेंट कम होते हैं, डेली हमारे पास 15-20 पेशेंट होता है, पर पूरे देश से होता है। अभी कल ही महाराष्ट्र से पेशेंट आए हुए थे 4। और आज हमारे बीच में इंदौर के बहुत ही सीनियर डॉक्टर हैं एलोपैथी के, डॉक्टर रवि भाटिया, वो भी मिट्टी चिकित्सा ले रहे हैं जी। उन्होंने बोला कि मैं खुद लेकर के फील करना चाहता हूँ, तब तो हम मरीजों को बता पाएंगे। तो अभी वो मिट्टी चिकित्सा में बैठे हुए हैं, तो लोगों में काफ़ी आ रहा है। परसों उद्घाटन इसका MGM मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर संजय दीक्षित ने किया था। उन्होंने बोला कि लोगों को और ज़्यादा बताने की आवश्यकता है। तो मैं ये प्रारंभिक जानकारी दे रहा था। मैं चाहूँगा कि कुसुम मोदी जी से ही सबसे पहले हम आशीर्वाद दें इसके लिए। अच्छा काम कर रहे हैं आप, कुछ शब्द नहीं है बोलने के लिए। भगवान करे दिन दूनी रात चौगनी आपकी उन्नति हो और लोगों को इसका बहुत बड़ा लाभ मिले। हमारी अभी कोरोना की किताब आई थी, कोरोना के साथ और कोरोना के बाद, उसमें सबसे बड़ा सहयोग भारत मोदी जी का था। उसके लिए मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और सबसे आग्रह करता हूँ कि आशीर्वचन स्वरूप हमको कुछ शब्द कहें। डॉक्टर साहब का हमेशा ये ध्येय रहता है सबको स्वास्थ्य अच्छा हो। तो मैं डॉक्टर साहब ये बोलूँगा, डॉक्टर साहब आपके भगवान ने आपके हाथ में पुण्य दिया है, जितने भी लोग आपको मिले सबको स्वास्थ्य अच्छा रहे और आप सबका अच्छा करें, ये आपके लिए मेरी शुभकामनाएं हमेशा है। और इस हॉस्पिटल से लोग अच्छे होके जाएं और काफ़ी मात्रा में हॉस्पिटल का नाम बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू सर, धन्यवाद। डॉक्टर रवि भाटिया मिट्टी चिकित्सा के बाद दूसरे नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट भी लेने लगे, उनको इंटरेस्ट अच्छा क्या लगता है। मैंने आज विशेष रूप से बुलाया है IIT के प्रोफेसर डॉक्टर पचौरी साहब को। पचौरी साहब ब्रेन मैपिंग पे कुछ इंस्ट्रूमेंट तैयार किए हैं और वो मंत्रों पे जाप कर रहे थे। तो मैंने उनसे आग्रह किया कि ये संस्थान ऐसे ही क्रियाओं को देखने जानने के लिए बनाया हुआ है। तो आगे मैंने बोला कि MOU करके और हम कार्य कर सकते हैं। तो मैं आग्रह करूंगा कि जितना उन्होंने अभी तक देखा और उसमें हम क्या कर सकते हैं, कैसे साइंटिफिक रूप दे सकते हैं, उसके लिए मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर पचौरी साहब से। नमस्कार, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर इस शिविर में शामिल होकर। मैं डॉक्टर द्विवेदी जी को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस समापन समारोह में शामिल होने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर आके देखा इस तरह थेरेपी, नेचुरल थेरेपी, तो बहुत ही एक्चुअली पॉजिटिव फील हो रहा है। हेल्थ एक एक्चुअली जैसे इंग्लिश में बोलते हैं हेल्थ इज वेल्थ, बट हिंदी के अनुसार पहला सुख है निरोगी काया, दूसरा सुख है हाथ में माया। सो दिस हेल्थ इज एक्चुअली बेटर देन वेल्थ। वो इधर आके मुझे फील हुआ है सर। और आज समय के अनुसार थोड़ा सा परिवर्तन है। जैसे हम त्रेता युग में थे तो उस टाइम कुछ अच्छे लोग थे वो अयोध्या के पास रहते थे और जो खराब लोग थे, बुरे लोग थे, वो लंका के पास रहते थे। और उनमें बहुत अंतर था, एक डिफरेंस था, लोगों के बीच में दूरी थी। अच्छे लोग, बुरे लोग। अगर आप अच्छे हैं तो अयोध्या के पास जाते थे और बुरे लोग लंका के पास जाते थे। उनमें बीच में समुद्र का एक बहुत बड़ा, समुद्र से दोनों अलग अलग होते थे, बड़ी काफी चौड़ा समुद्र था। धीरे धीरे जैसे हम द्वापर युग में आए तो वो जो अच्छे बुरे लोग हैं परिवार में आ गए। जैसे कौरवा और पांडव वो एक ही परिवार के हिस्सा थे, तो थोड़ा अंतर उनमें कम हुआ।
जैसे ही हम कलयुग में आए हैं तो ये चीज एक ही आदमी में आ गई, कभी वो अच्छा लिखता है कभी खराब लिखता है। तो ऐसे ही क्या हो रहा है आजकल, जो हेल्थ रिलेटेड जो चीजें हैं, जैसे जो इलाज वगैरह हो रहा है, उसमें भी ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी और मेडिकल ही है, उसमें इंजीनियरिंग भी आ रही है। आजकल एक दूसरे को अलग करना बहुत ही कठिन है। जैसे जो हो रहा है ये मेडिकल का फील्ड है, बट इंजीनियरिंग भी इसमें जुड़ गया है। तो जैसे अभी थेरेपी कर रहे हैं, अब क्या असर हो रहा है, तो ये सब हम इंजीनियरिंग से बहुत अच्छे से पता कर सकते हैं। तो जो समय के अनुसार जो डिस्टेंस कम हुआ है, गैप कम हुआ है लोगों में, उसी तरह टेक्नोलॉजीज में भी कम हुआ है, एरियाज में कम हो गया है, सारे एरियाज एक दूसरे में मिक्स हो गए। अब यही मेडिकल है, अब जैसे थेरेपी किया है, अब इस थेरेपी से क्या असर आ रहा है वो हम इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, जो इंजीनियरिंग के जो मशीन्स हैं उनसे हम आसानी से देख सकते हैं। जैसे अभी हमने एक रिसर्च की है मंत्रों का दिमाग के ऊपर क्या असर पड़ता है, तो माला जपते हैं, माला जपने के बाद फिर हम लोग ईईजी सिग्नल जो ब्रेन की तरंगें होती है उनसे पता किया कि उनमें बदलाव हो रहा है, बदलाव को इंजीनियरिंग के जो तरीके हैं उनसे डिटेक्ट किया। तो ऐसे ही बहुत सारा थेरेपी हो रहा है। बहुत सारा थेरेपी होने के बाद कैसा उनको फील हो रहा है, अब कोई पर्सन बोल भी पाता है, हो सकता है वो पर्सन बोल ही नहीं पाए, उसको डिसेबिलिटी हो सकता है, उसको हकलाता बोलने में प्रॉब्लम आ रही हो, तो उस टाइम में हम इन सिग्नल्स को, बायोमेडिकल सिग्नल्स को उपयोग करके पता कर सकते हैं कि अंदर ये खुश है कि नहीं, इनको इस थेरेपी से असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। इस बहुत सारी चीजें, तो इंजीनियरिंग का इसमें बहुत अच्छा समावेश देखने को मिला इधर। तो बहुत सारा, जैसे आपका ब्रेन में क्या अंतर आ रहा है, हार्ट में क्या अंतर आ रहा है, तो ईसीजी सिग्नल्स होते हैं, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी सिग्नल्स होते हैं, फोनोकार्डियोग्राम सिग्नल्स होते हैं। तो सारे सिग्नल्स के बेसिस पे हम ये जो बीमारियों के इलाज हो रहा है उनको असेस कर सकते हैं। बीच बीच ट्रीटमेंट के कितना अंतर आया, पहली बीमारी में क्या था, अब क्या है। तो अभी तो मरीज के बेसिस, मरीज बोल रहा है तो हम उसको मान रहे हैं कि अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट एक साइंटिफिकली तो मरीज के सिग्नल्स लेके हम उसको साइंटिफिकली पता, क्वांटिटेटिवली पता कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर बीमारी का विस्तार क्या है, तो सिग्नल्स के बेसिस पर। तो ऐसा यहाँ आके बहुत सारा जो भी मैंने रिसर्च किया है तो लेबोरेटरी में, बट यहाँ एक बहुत नया डोमेन दिख रहा है। वहाँ पर ये बायोमेडिकल सिग्नल्स को कलेक्ट कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं और बीमारियों का इलाज करने में सहयोग कर सकते हैं। तो आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत सारा धन्यवाद डॉक्टर पचौरी साहब। अगर डॉक्टर पचौरी जैसे लोग हमारे को साथ देंगे तो हम लोग आयुष चिकित्सा पद्धतियों के साइंटिफिक जो इफेक्ट्स है वो लोगों को बता सकेंगे। मैं लगातार 2015 से आयुष मंत्रालय में सदस्य के रूप में कार्य कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद आयुष चिकित्सा पद्धतियों का विकास हो रहा है देश में। प्रधानमंत्री मोदी जी जब सबसे पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो उन्होंने सबसे पहला कार्य ही किया था कि आयुष विभाग को आयुष मंत्रालय का दर्जा दिया। अब स्वतंत्र प्रभार है मंत्री के पास, और वो अभी तो हमारे पास 2 मंत्री हैं, एक कैबिनेट मंत्री है और एक राज्य मंत्री है। पहले स्वतंत्र प्रभार था राज्य मंत्री के बतौर हमारे श्रीपाद नायक के पास, और अभी आसाम के जो है सर्बानंद जी वो कैबिनेट मिनिस्टर है। तो निरंतर उसको अपग्रेड करते जा रहा है और 2015 के बाद काफी सारे आयुष के नेशनल इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं, नेशनल संस्थान बन रहे हैं। एक गोवा में बन रहा है, एक दिल्ली में बन रहा है, एक कोट्टयम में बन रहा है। तो इस तरीके से काफी सारा हो रहा है। हमारी जो चिकित्सा पद्धतियाँ थी भारतीय, उसका साइंटिफिक अपग्रेडेशन नहीं हो पाया है, रिसर्च पेपर नहीं पब्लिश हो पाया है, उस तरफ हम सरकार का ज्यादा ध्यान है। तो मुझे लगता है कि अगर पचौरी जी हमको सहयोग करेंगे तो हम लोग इसका साइंटिफिक इफेक्ट लोगों तक अवश्य पहुंचा सकेंगे। आज हमारे बीच हैं डॉक्टर विकास दबे जी, जो मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक हैं। मैं आग्रह करूंगा सर के आशीर्वचन समय से। व्यासपीठ पर विराजमान समाज देवता को लगातार अपने अर्थ और अपने समय के माध्यम से सहयोग करते रहने वाले परम श्रद्धेय भरत मोदी जी, आदरणीय मातृश्री कुसुम मोदी जी, आईआईटी में प्राध्यापक के रूप में जो लगातार सेवाएं दे रहे हैं और एक नवाचार
उनके माध्यम से विज्ञान और हमारे अध्यात्म के क्षेत्र की उपलब्धियां, मंत्रोच्चार विशुद्ध अध्यात्म और धर्म का विषय मान लिया जाता है कई बार, लेकिन उसे विज्ञान सम्मत बना करके हमारे प्राचीन परंपराओं को मान्यता दिलवाना, इस प्रकार के उपक्रम में लगे बंधु पचौरी जी। और आज के हम सब लोगों को एक सूत्र में बांधने वाले डॉक्टर ए.के. द्विवेदी जी, इस पूरा संस्थान जो है ये खड़ा किया है उन्होंने अपने परिश्रम से। हम सब लोग आज मिट्टी चिकित्सा के शिविर के संदर्भ में यहाँ पर एकत्र हुए। आज हमने देखा कि कुछ विशेष करके मुझे ये देख करके बड़ा अच्छा लग रहा था कि मिट्टी चिकित्सा का लाभ लेने वाले अधिकांश हितग्राही वो सब युवा थे। ये अपने आप में बड़ी बात है। अन्यथा इन दिनों ध्यान में ये आ रहा था कि चाहे वह हमारी परंपरागत जितनी पद्धतियां हैं, योग होगा, प्राणायाम होगा, ध्यान होगा, आयुर्वेद होगा या यूनानी पद्धति होगी, आयुष से जुड़े हुए जितने पद्धतियां, जो पारंपरिक पद्धतियां, उनका लाभ लेने का काम अथवा उसके समर्थन में वक्तव्य देने का काम करने वाले लोग अधिसंख्या आपको बड़ी अवस्था के मिलेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक अच्छा संकेत है समाज के लिए कि हम लोग युवा पीढ़ी तक ये संदेश भेजने में सफल हो गए। और विशेष करके मिट्टी चिकित्सा के संदर्भ में तो अब क्या करें, ये चूंकि विशुद्ध रूप से आयुर्वेद और आयुष से जुड़ा हुआ विषय, लेकिन मिट्टी हमारे जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक जुड़ी रहती है और इसके जितने निहितार्थ स्वास्थ्यगत हैं उससे अधिक निहितार्थ आध्यात्मिक हैं। और स्वास्थ्य की दृष्टि से इसके लाभ के बारे में तो हम सब लोगों को पता होगा। विगत दिनों अमेरिका में एक बहुत बड़ा सर्वेक्षण हुआ और उस सर्वेक्षण में उन्होंने पाया कि इन दिनों चूंकि कोविड पीरियड के बीच में हम लोगों ने इम्यून सिस्टम पर काम करना बहुत प्रारंभ किया और लोगों को ध्यान में आया कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता लगातार कम हो रही है। उसके कारणों पर जब मंथन प्रारंभ हुआ तो खान पान की शैलियां, खान पान की सामग्रियां वगैरह ये सब तो आया ही आया। उस पूरे सर्वेक्षण की जो सबसे अच्छी बात थी, जो केंद्र में रही और उसका शीर्षक बनी उस रिपोर्ट का, वो शीर्षक ये थी कि उन्होंने कुछ तुलनात्मक अध्ययन विश्व के अन्य देशों के किए और उन्होंने ये बात स्वीकारी कि भारत और भारत से मिलते जुलते जितने देश हैं, और इसको उन्होंने शब्द प्रयोग किया अंग्रेजी में, धरती से जुड़े हुए देश। और उन्होंने कहा कि वहां के बच्चों का इम्यून सिस्टम सबसे ज्यादा अच्छा इसलिए रहता है क्योंकि वो सब बाल्यकाल में मिट्टी में खेलते हैं, मिट्टी को खाते हैं। और इसलिए उन्होंने बड़ा आश्चर्यजनक एक निष्कर्ष दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के या पाश्चात्य जगत के देशों के बच्चों को भी मिट्टी में खेलने देना या मिट्टी खाने से नहीं रोकना, ये उपक्रम अब हमको शुरू करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये एक प्रकार से भारतीय ज्ञान परंपरा को स्वीकृति देने का काम पश्चिम जगत में लगातार चल रहा है और इस दिशा में हम लोग तो लगातार इन मिट्टी से हमारा संबंध कितना अद्भुत है इसको बताने के लिए केवल एक संकेत मात्र करना पर्याप्त होगा कि भारतीय परिवार परंपरा में हम सब लोग देखते हैं कि हमने सबने जीवन और मृत्यु को बहुत निकट से देखा है अपने परिवारों में। मृत्यु के क्षण में ऐसा माना जाता है कि शरीर में अत्यधिक कष्ट होता है और धर्म अध्यात्म के माध्यम से, हमारे संतों के माध्यम से, हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वों ने हमको बताया कि इस कष्ट से मुक्ति का एकमात्र उपाय यदि कोई होता है तो वो होता है माँ की गोद। हम देखते हैं कि बच्चे को अगर खेलते खेलते चोट लग गई, उसका घुटना फूट गया, उसकी कोहनी फूट गई, रक्त बहने लगा, तो सबसे पहले बच्चे ना करते हैं कि अगर बच्चा हॉस्पिटल किसी बड़े भारी लग्जरी एयर कंडीशन हॉस्पिटल के सामने भी गिरा होगा तो दौड़ करके सबसे पहले माँ के पास जाता है, ड्रेसिंग रूम की तरफ नहीं भागता। तो माँ की गोद उस बच्चे को सारे कष्टों को तिरोहित करने की शक्ति देती है और इसलिए ये भारतीय पद्धति में तय हो गया कि जब मृत्यु के समय शारीरिक कष्ट मनुष्य को अत्यधिक परेशान कर रहा हो और जब लग रहा हो कि देह छोड़ने का समय आया है तो उसको बिस्तर से, पलंग से तुरंत उतार करके धरती माता की गोद में मिट्टी के संसर्ग में लेटा दिया जाता है, तब जाकर उसका सारा कष्ट तिरोहित होता है। और ऐसा अनेक अनुभव कथन, मैं पिछले दिनों एक पुस्तक पढ़ रहा था मृत्यु के बाद, गायत्री परिवार के माध्यम से वो पुस्तक का प्रकाशन हुआ है श्री राम शर्मा आचार्य जी का, और उस पुस्तक में कई ऐसे अनुभव कथन हैं जो लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए और पुनर्जीवन को प्राप्त हो गए। अनायास ऐसा हुआ कि फिर से सांस लौट आई और सांस लौट आने के बाद उनके अनुभव को उस पुस्तक में अंकित किया। उन्होंने बताया कि जिस समय हमको धरती पर लेटाया गया था उसके बाद हमको ऐसा लगा कि हम हवा में तैर रहे हैं, मान लो हमको फूलों की पंखुड़ी पर ला करके किसी ने रख दिया है और अपने आप को भारहीन अनुभव करने लगे थे।
तो ये जो अनुभूतियां हैं, मिट्टी के साथ जुड़ी हुई हमारी अनुभूतियां हैं, जब इतनी विराटता में हम उस मिट्टी के महत्व को अनुभव करते हैं, तो फिर यहाँ इस पद्धति में मिट्टी स्नान से हमारे छोटे मोटे रोग दूर नहीं होंगे, ऐसा संशय रखना भी मूर्खता का कारक हो सकता है। और इसलिए मुझे लगता है कि इन सब पद्धतियों की वैज्ञानिकता को हम सब समझें। और पचौरी जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे जिस क्षेत्र में इन दिनों शोध कार्य संपन्न कर रहे हैं, उस पर आज से लगभग 4-5 दशक पहले से शांति कुंज के पास में ही हरिद्वार में ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान में पर्याप्त काम हो चुका है। यज्ञोपैथी पर काम हो रहा है, ध्वनि चिकित्सा पर काम हो रहा है, रंग चिकित्सा पर काम हो रहा है, मंत्र चिकित्सा पर काम हो रहा है। और वहां पर मशीनें, आप नवकार मंत्र बोले, आप गायत्री मंत्र बोले, आपके शरीर के किन किन बिंदुओं पर उसकी झंकृति अनुभव कर रहे हैं। आप सामने एक मनुष्य का मैप बना रहता है, मनुष्य की बॉडी का मैप बना रहता है, आपके पूरे शरीर पर जैसे ईसीजी वगैरह के लगते वैसे पूरे ये लगा दिए जाते हैं। और आपके वाइब्रेशंस को, आप जब मंत्र बोलते हैं तो आपके शरीर के सामने बत्तियां जलती है, आपके शरीर में झंकृति आप कहां अनुभव कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि विज्ञान और अपनी परंपराओं के समन्वय के माध्यम से हम सब मिलकर भारत की उस उदात्त परंपरा को फिर से विश्व के समक्ष रखने में भी सक्षम होंगे, इसकी वैज्ञानिकता को रखने में सक्षम होंगे। इन शुभकामनाओं के साथ में श्रद्धेय डॉक्टर द्विवेदी जी को बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहा हूं कि उन्होंने इतने अच्छे उपक्रम संजोए हैं और हम सबको भी उसमें सहभागी होने का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत सारा धन्यवाद आदरणीय दवे जी। दवे जी के बातें सुनने के बाद मेरे पिताजी की एक बात याद आई। हम लोग जब बहुत छोटे थे तो वो बोलते थे कि मिट्टी में खेला करो, धूल में खेला करो। जैसे माँ उठा लेती थी तो बोले नहीं, इसको छोड़ दो, थोड़ी देर धूल में उसको खेलने दो तो उसका इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी। उस समय तो हमको समझता नहीं था इम्यूनिटी क्या होती है, पर अब अच्छे से समझता है। हमारे पास पेरेंट्स आते हैं उनके छोटे छोटे बच्चों को लेकर के और बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसी दवाई दे दीजिए जिससे इसकी इम्यूनिटी बढ़ जाए। मैं कई बार बोलता हूँ कि इम्यूनिटी किसी कैप्सूल, दवाई या इंजेक्शन में नहीं आती है। जितना हम नेचर के करीब होंगे इम्यूनिटी उतनी बेहतर होती चली जाएगी। तो वो आगे उन्होंने पुनः याद जागृत किया, उसके लिए मैं बहुत सारा आभारी हूँ सर का। मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो जटिल मरीज होते हैं, मैंने अभी एक प्रयोग किया था संगीत चिकित्सा का। एक पेशेंट आई थी आगरा से मेरे पास, उसका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ था। हमने उसको यहाँ 15 दिन रखा था और 15 दिन का जो आखिरी सेशन था 3 दिन का, 3 दिन हमने म्यूजिक थेरेपी उसको कराया। उसके बाद उसका क्रिएटिनिन लेवल काफी कम हो गया जी। हमने ये करा हुआ है और मैं बहुत ही सिंपल सा हमारे बच्चों को समझाता हूँ। मैं जो काम करते हैं हमारे साथ जूनियर डॉक्टर्स, उनको बहुत कठिन शब्दों में नहीं समझाता हूँ, मैं उनको बहुत अच्छे शब्दों में समझाता हूँ कि कोई भी वृद्ध महिला आई तो उसको आप माँ करके संबोधन करिए, आप देखिए उसका आधा दर्द वही कम होगा। मैं खुद ये करता हूँ, जैसे पेशेंट आते हैं तो मैं उसको बताऊँ माता जी आइए बैठिए, माता जी क्या कष्ट है, तो वो थोड़ी देर बाद ही मैं देखता हूँ वो इतनी नॉर्मल सहज हो जाती है हमारे साथ कि मुझे लगता है कि आज लोग प्यार से बोल नहीं पाते हैं, लोगों को वो अनुभूति नहीं होती है, उससे कहीं न कहीं कष्ट उनका बढ़ता है। मैं पूरी जी हमारे जो नेचुरोपैथी चिकित्सक है उनको बार बार ये चीज बोलते रहता हूँ कि जब भी हमारे से बड़े लोग आए, बुजुर्ग लोग आए, तो उनको आप इस तरह का संबोधन दीजिए, देखिए आपको फर्क वहीं दिखेगा। और जो युवाओं की बात किया दवे जी ने, तो मैं सर को ये बताना चाहता हूँ कि हमने इसका प्रचार प्रसार टोटली सोशल मीडिया के द्वारा किया था। मैंने एक गूगल फॉर्म बनाया था जिसको हमने सर्कुलेट कराया था और वो गूगल फॉर्म भरने के बाद ये मिट्टी चिकित्सा उनको दिया जा रहा है। ये 15 दिन से हम लोगों ने गूगल फॉर्म सर्कुलेट किया था, तो डेफिनेटली इसलिए युवा वर्ग हमारे पास आया है। और अगर युवाओं को ये बात समझ में आ जाएगी तो हमको समझाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि युवा जो है इन चीजों से दूर होता चला जा रहा है। हमारा युवा वर्ग रात को 2 बजे 4 बजे सोता है, मतलब सोने की जो टाइम लिमिट थी वो खत्म हो गई। दोपहर में वो 12 बजे 2 बजे 4 बजे उठते हैं सो करके, फिर मेरे पास आते हैं कि मेरे बाल झड़ गए या मुझे नींद नहीं आती है। तो जब उनका मेटाबॉलिज्म भी डिस्टर्ब हो जाएगा तो बाल कैसे बचेगा। तो इसलिए युवा वर्ग हमारे तरफ आ रहा है, तो उसमें सोशल मीडिया का डेफिनेटली योगदान है। मैं युवाओं के लिए यही चाहता हूँ कि युवा वर्ग बीमार न हो, जिससे हमारे देश की प्रोग्रेस न मिले। मैं 2 चीज जरूर बोलता हूँ कि हमारी जो महिलाएं हैं, अगर घर की महिला स्वस्थ है तो पूरा परिवार स्वस्थ होता है।
मैंने फिर भी किया है। अगर महिला बीमार हो गई पूरा घर बीमार हो जाएगा। तो उसी तरीके से अगर हमारे स्टूडेंट्स हैं या युवा हैं वो बीमार हो गई नहीं तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो उस समाज हित में और ज़्यादा बेहतर कार्य कर सकेंगे, देश हित में बेहतर कार्य कर सकेंगे। तो इसलिए मैं युवाओं को, जैसे कोई पेरेंट्स लेके आया कि मेरा बेटा डिप्रेशन में है, तो मैं पेरेंट्स को ही डाल देता हूँ, क्या डिप्रेशन क्या होता है भाई? पहले आते थे सब, वो मेरा बेटा ना पीएमटी 3 बार दिया फेल हो गया तो डिप्रेशन में चला गया। तो मैं उसको बोलता था भैया केवल डॉक्टर लोग ही समाज में काम नहीं कर सकते क्या? तो पीएमटी में फेल हो गया तो दूसरा कोई काम कर। ऐसे लोग आते थे IIT में सेलेक्ट नहीं हुआ तो डिप्रेशन में चला गया। तो मैं सबसे पहले पेरेंट्स को ही डांट लगाता था कि आप इसके सामने इस तरह से बात ही करना बंद करिए। भाई बहुत सारे रास्ते खुले हो जाता है। अगर आप IIT में नहीं गए, आप PMT में नहीं गए तो आपका जीवन ही खत्म हो गया, ऐसा तो नहीं। बहुत सारे देयर आर डिफरेंट वेज। तो ऐसा लोग समझते हैं, कुछ लोगों को बुरा भी लगता है, पर हम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जो कठिन से कठिन कार्य हो सकता है वो करता हूं और करता रहूंगा। द्विवेदी सत्संग में पिछले 2013 से जुड़ा हूँ। में मेरे गुरु भी है, मेरे टीचर भी है और उन्होंने मुझे बहुत कुछ सीखा भी उनसे। मैं एक्चुअली उनसे मिलना मेरा पहले फर्स्ट टाइम हुआ था 2013 में, जब मैं फार्मेसी में फेल हो गया था। अभी सर ने बात कही कि डिप्रेशन वाली, तो उस टाइम में भी डिप्रेशन में था। सर ने एक ही बोला कि बेटा सब कुछ अच्छा हो जाएगा, टाइम दे दो। समय दिया, सब हुआ। 6 महीने बाद वापस मेरा फार्मेसी के बाद मुझे कभी देख नहीं लगा। ये मेरी एक्सपीरियंस से मिलने की सर, बस सर को देखते रहते तो हर चीज में कहीं ना कहीं सर मतलब प्रोग्रेसिव रहते हैं। कहीं ना कहीं चीज में जैसे होम्योपैथी के प्रति हो या फिर आज जैसे अभी नेचुरोपैथी, ऐसा किसी भी पर्टिकुलर हर चिकित्सा के प्रति वो अपना हर संभव प्रयास करते रहते हैं इसको अच्छा से अच्छा कैसे किया जाए। होम्योपैथी में भी उनका योगदान अगर देखा जाए तो हर समय वो कुछ ना कुछ प्रयास करते रहते हैं, नई नई चीजें लाते हैं। अभी जैसे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होम्योपैथी उसमें ऐड नहीं था, बट उन्होंने करवाया। किसी भी तरह से वो आयुष मंत्रालय में जैसे जुड़े हुए हैं तो वो होम्योपैथी को किसी तरह आगे बढ़ाना चाहते हैं। प्राकृतिक शिक्षिका का भी उनका देखता हूँ हर बार, तो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी चीजें वो लाते हैं एक्टिविटी जिससे कोई ना कोई प्रेरित होता है। कुछ रहते हैं कि जो विरोध भी करते हैं इन चीजों का, बट उनको हर बार ये नहीं समझ में आता। जैसे उन्होंने बताया कि डिप्रेशन में जाते हैं, जो बच्चे का बता रहे थे कि डिप्रेशन में जाता है, PMT में नहीं सिलेक्ट हुआ, इसमें नहीं हुआ, तो आपके पास बहुत सारे वे हैं। आप जरूरी नहीं है कि आप होम्योपैथी से ये कर सकते हो, आप जरूरी नहीं है कि नेचुरोपैथी से ये कर सकते हो। हर चीज के लिए आपके पास है, तो ये चीजों के लिए बहुत अच्छे से गाइड करते रहते हैं। जैसे उनके सेल्फ सूरत जो है वो भी मैं कई बार पढ़ते रहता हूँ, वो सब भेजते रहते हैं। हर चीज का ऐसा है कि किसको किस तरह से प्रेरित किया जाए, ये मैंने सर से सीखा है। ये चीज सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलना आपके हाथ में है, परंतु भाग्य आपके हाथ में नहीं है। हर इंसान सोचता है मैं ये करूंगा वो करूंगा, पर जो भाग्य की लकीरें हैं जो आपके पूर्व जन्म की कारण से पड़ी हुई है, उनको आपको आप चेंज ही कर सकते हैं। तो आपको मालूम नहीं कि आपका खराब टाइम आया है, पर आपको ये मालूम नहीं कि 5 मिनट बाद आपका अच्छा टाइम भी आने वाला है। और आप अगर डिप्रेशन में चले गए या आप शोक बनाने लगे या आप दुख बनाने लगे, तो भगवान बोलेगा कि बेटा तेरे को अगली बार देता रहा हूँ 5 मिनट बाद में, तो काहे शोक बना रहा है। तो मेरा तो इस दुनिया को एक ही बोलना है कि कोई खराब टाइम आता है उसको खराब मत लो। तुम्हें मालूम नहीं उस खराबी से और बड़ा अच्छा टाइम तुम्हारा आगे लिखा हुआ है। लड़ो और निकलो। हर चीज में एक ही चीज होती है, तुम्हारा सामर्थ्य। अपना सामर्थ्य कभी मत छोड़ो, क्योंकि आपका भाग्य आपके सामर्थ्य पे है, आपके कर्म पे है। केवल बनते जाने से आपका कर्म नहीं बनेंगे, आपके कर्म आपके सामर्थ्य से बनेंगे और आपके कर्म वीरता से बनेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद। हमारे विकास दुबे जी को ज्यादा नहीं, आपका टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छा, बहुत सारा धन्यवाद आपको। थैंक यू डॉक्टर जी, थैंक यू। मैं सुरेश बजाज जी को आग्रह करूंगा कि वो अपने कुछ शब्द लोगों को सुनाएंगे। अभी जैसे हमने आयुष की बात की और आयुष का सर इम्पोर्टेंस बताया, वेस्टर्न कंट्रीज में अभी स्कूलों में बच्चों के लिए अलग से मिट्टी के खेल का जो पीरियड लगाया जाता है और उनको मिट्टी में खिलाया जाता है, रेती में, मिट्टी में।
ये इसका इम्पोर्टेंस है जो वेस्टर्न कंट्रीज ने हमारी इंडियन थेरेपीज को एक्सेप्ट किया। और जैसा सर ने बताया कि साइंटिफिकली बहुत काम हो रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय में आयुष का और महत्व बढ़ेगा, प्राकृतिक चिकित्सा का और महत्व बढ़ेगा। अभी हम वर्तमान संदर्भ की बात करें तो कोविड के दौरान जिस तरह की स्थिति बनी थी और प्राणायाम, नेचुरोपैथी, दूसरी अल्टरनेट मेडिसिन जो पद्धतियां जिनने काम किया, क्योंकि एलोपैथी में उस समय सब लिमिटेशन खत्म हो गई थी और ऐसा कोई इलाज नहीं था जिससे कि व्यक्ति को वहाँ ठीक कर दे। जो हिट एंड ट्रायल वाला काम चल रहा था एक तरीके से, हम सीधे शब्दों में कहें, निश्चित रूप से उस समय आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और इन सब से जब व्यक्ति जुड़ा और उसका इंपॉर्टेंस बढ़ने लगा तो अभी अधिकांश लोग जो है प्राणायाम, योग, नेचुरोपैथी और इनसे जुड़ रहे हैं और उसका स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। मैंने भी पिछले वर्षों में जब मैं काम किया इस क्षेत्र में तो मैंने महसूस किया कि एलोपैथी में एक लिमिटेशन है। व्यक्ति दवाई खाता है तब तक ठीक रहता है, जब दवाई बंद कर देता है तो उसका 2 दिन बाद पुनः वही रोग फिर से हो जाता है। उसका बहुत बड़ा कारण जो मैंने डिफरेंस पाया वो ये है कि एलोपैथी में त्वरित रिलीफ तो कर देता है और उसको बिल्कुल दर्द से सही कर देता है, तो व्यक्ति सोचता है कि मैं ठीक हो गया, परंतु जिस कारण से वो रोग हुआ उस कारण को एलोपैथी में दूर नहीं किया जाता है और इसी वजह से वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं हो पाता है पूर्ण। और दूसरी जो पद्धतियां हैं, हेमोपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, इन अल्टरनेट थेरेपीज में उसके कारणों का निवारण किया जाता है जिससे व्यक्ति पूर्ण रूप से ठीक हो और वो दवाई पे डिपेंडेंट नहीं रहे। ये इसका बहुत बड़ा अपना इम्पोर्टेंस है। मैं डॉक्टर द्विवेदी सर को पुनः बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि सर अभी तीसरी बार आयुष मंत्रालय में एडवाइजरी बोर्ड में मनोनीत हुए हैं और सर निरंतर जो खड़ा किया है, निश्चित रूप से सर का योगदान इस क्षेत्र में बहुत महत्व रखता है। पुनः सर को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। थैंक यू प्रकाश साहब। मैं केसी जैन से भी आग्रह करूंगा कि वो भी अपने अनुभव साझा करें। ये हमने जब इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था तो पहले हमारा ऐसा था कि एजुकेशन बेस्ड रहेगा। हमने एक सर्टिफिकेट कोर्स चालू किया था मध्य प्रदेश शासन का, सर्टिफिकेट इन योगा और सर्टिफिकेट इन नेचुरोपैथी। तो उसके सबसे युवा छात्र थे बजाज साहब। बजाज साहब ने बैंक से रिटायर करने की इच्छा जागृत की, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमारे संस्थान का सबसे छोटा छात्र है, मतलब काम का, क्योंकि उनकी उम्र तो स्टार्ट ही हुई थी ना, तो इसलिए वो सबसे छोटे छात्र हैं। दूसरे छात्र हैं हमारे केसी जैन साहब जो योग के क्षेत्र में काफी अच्छा काम कर रहे हैं। ये लोग हमारे संस्थान के एस्टेब्लिशमेंट से जुड़े हुए हैं, तो मैं केसी जैन से भी आग्रह करूंगा। सभी को मेरा सादर नमन। मैं सबसे पहले और मातुश्री को भी प्रणाम करता हूँ और हमारे इस सेंटर के संचालक संस्थापक आदरणीय सम्मानीय श्री डॉक्टर ए.के. द्विवेदी जी को सादर नमन करता हूँ कि जिनके माध्यम से हम लोगों ने योग के क्षेत्र में एक जैसे बाढ़ जिसको लाना बोलेंगे वो लाने की कोशिश करी, उसमें सारा श्रेय मैं डॉक्टर द्विवेदी जी को देना चाहता हूँ। इनके माध्यम से हम लोगों ने जहाँ पहुंचे कभी वहाँ पहुंचे रवि। आप यकीन नहीं करेंगे कि जेल में जब कैदी जाता है तो उसको हीन दृष्टि से देखा जाता है कि ये इन्होंने अपराध किया हुआ है, अब इस समाज में उठने बैठने लायक नहीं, न स्वास्थ्य की दृष्टि से, न आध्यात्मिक की दृष्टि से, न सामाजिक दृष्टि से। लेकिन आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि वहां पे द्विवेदी जी ने योग चिकित्सा का शिविर लगाया अपना होम्योपैथी दवाइयों के साथ। जब हम लोग वहाँ योग की चिकित्सा देने के लिए गए तो अद्भुत ऊर्जा का प्रभाव उनमें हम लोगों ने देखा। मुझे भी वहाँ जाके कुछ योग थेरेपी देने का अवसर द्विवेदी जी के माध्यम से मिला। जब वहां से कैदियों ने आके ये बात रखी कि ऐसा जेल में पहली बार हो रहा है कि हम लोगों के लिए कोई इतना समर्पित है, तब उनकी जो आप देखेंगे उनके अंदर जो चेंजेस योग के माध्यम से है, मुझे नहीं लगता कि दुनिया की कोई मेडिसिन उनके अंदर और इंदौर शहर में अभी जो केंद्र संचालित है नेचुरोपैथी के, पहले 1-2 सेंटर जरूर थे, लेकिन अभी सबसे अच्छा बेस्ट सेंटर अगर सेंटर है तो मुझे लगता है यही है। और
के रहते हो, सबसे खुशी की बात है कि द्विवेदी जी जहाँ पहुँच चुके हैं और जहाँ है वहाँ वैसे छोटे छोटे लोग पहुँचना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर सेंटर के अंदर छोटा सा भी कार्यक्रम होता है तो आपको यकीन होगा द्विवेदी जी का फोन भी आता है और मैसेज भी आता है कि आपको आना है। ये हमारे लिए बड़ा आदरणीय विषय है कि सर हम लोगों को कभी छोड़ते नहीं हैं और मैं इस सेंटर के लिए सदैव समर्पित था, समर्पित हूँ, समर्पित रहूँगा। सभी को पुनः मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आ जाएंगे हम लोग। सर्वप्रथम मंच पर बैठे सभी अतिथियों को मेरा नमन, प्रणाम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोगों ने आयुष वेलनेस सेंटर में सर के सानिध्य में 3 दिवसीय निःशुल्क मिट्टी चिकित्सा शिविर पूर्ण किया है। आज हम लोगों ने तीनों दिन अलग अलग तरह की मिट्टी का उपयोग किया, जिसमें पहले दिन में हम लोगों ने चंदन पाउडर के साथ मिट्टी का उपयोग किया, दूसरे दिन में हमने फिर केसर को मिलाया और आज जो है हमने हल्दी के साथ मिट्टी का उपयोग किया। देखिए चंदन पाउडर जो है या मिट्टी के साथ मिलाएं तो स्किन पे ग्लो लाता है, बहुत अच्छा स्किन के डार्क स्पॉट्स जो होते हैं उनको कम करने में मदद करता है। जब केसर का उपयोग करते हैं तो वो जो लोग थोड़े से मूड स्विंग्स होते हैं या डिप्रेसिव कंडीशन जिनके साथ ज़्यादा आती हैं, थोड़े से परेशान ज़्यादा रहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत हेल्प करेगा। हल्दी जो है एक एंटीबायोटिक का काम करती है, जो हम घर में भी यूज़ करते हैं, हमने मिट्टी के साथ यूज़ की। और स्किन डिसऑर्डर्स है, एक्जिमा कंडीशन है, सोरियासिस कंडीशन है, कहीं किसी के हल्का सा घाव हो जाता है या स्किन फटने लगती है, ऐसी कंडीशन में हल्दी एज ए एंटीबायोटिक एज ए एंटीसेप्टिक काम करती है। इस पर्पज से हमने हल्दी का उपयोग किया। मिट्टी चिकित्सा हर व्यक्ति के लिए बहुत लाभकारी है। इसका अगर हम देखें तो एक तो व्यक्ति को पूरा रिलैक्स कर देगी। जिन लोगों को नींद नहीं आ रही है उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है कि वो नींद आना शुरू हो जाती है, आसान हो जाता है। थकान को अगर हम सिटिंग लेते हैं थकान बहुत दूर हो जाती है। ये चीज़ हमारे शिविरार्थी जो आए थे उन्होंने खुद शेयर की कि बहुत थके हुए रहे, लेकिन जब मिट्टी चिकित्सा ली तो थकान एकदम से उतरती चली गई, थकान दूर हो गई है, नींद की परेशानी कम हो गई है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की समस्या है उनको भी बहुत लाभकारी होती है। एंजाइटी, डिप्रेशन, साइकोलॉजिकली परेशान व्यक्ति हैं, स्किन पे डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं, उनको कम करने में लाभदायक होती है। सोरियासिस कंडीशन है, एक्जिमा कंडीशन है, उनको बहुत लाभकारी होती है। जिन लोगों को लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन की या पेट संबंधित जो समस्याएं चली आ रही हैं उनको भी कम करने में मिट्टी चिकित्सा बहुत लाभदायक है। मस्कुलर पेन है, जॉइंट वीकनेस है, फटीगनेस बहुत ज़्यादा आ रही है, उनमें मिट्टी चिकित्सा बहुत मदद करती है। मिट्टी चिकित्सा के ये सभी अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक आम व्यक्ति जो नॉर्मली भी मिट्टी चिकित्सा को ले सकता है। और मिट्टी चिकित्सा के साथ साथ पूरी प्राकृतिक चिकित्सा एक ऐसी विधि है जो हर व्यक्ति फॉलो करे तो स्वस्थ रहेगा। जो व्यक्ति बीमार है वो ठीक हो जाएगा और जो व्यक्ति बीमार नहीं है वो बीमार होगा नहीं। इस पर्पज से प्राकृतिक चिकित्सा, मिट्टी चिकित्सा बहुत उपयोगी है। इसके लिए मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सर ने हमें इतना अच्छा कैंप करने का मौका दिया। बहुत सारे लोगों ने हमारे शिविर में 3 दिवसीय शिविर में आके लाभ लिया, लाभान्वित हुए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज यहाँ पर आए, पधारे। थैंक यू वेरी मच। हमारे पास शुगर के काफ़ी सारे पेशेंट आते हैं, डायबिटीज़ के। जब लोग इंसुलिन की मात्रा बढ़ाते जाते हैं और इंसुलिन की मात्रा भी बढ़ाते जाते हैं और शुगर भी शरीर में बढ़ते जाता है, उससे नसों की कमजोरी या उनको यूरिन में बर्निंग या फिर कमजोरी, बहुत सारी ऐसी परेशानी हो जाती है, बार बार यूरिन जाना, उसमें मिट्टी का ये काफ़ी सहायक होता है। हमारा जो नर्व का पेन होता है, असहनीय दर्द होता है, दर्द के कारण रात में सो नहीं पाते हैं, तो उसमें प्राकृतिक चिकित्सा से काफ़ी लाभ मिल रहा है।